नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन के स्तर मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट विज़िट कीजिएगा। इसमें आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। और पढ़ने से पहले आपके लिए ये एमसीक्यू कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा कि प्रबंधन की सार्वभौमिकता की अवधारणा किसकी देन है। और ये नीचे आपके ऑप्शन हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बाद में इसको समझाऊंगा। तो देखते हैं आज का कि ये जो साहब हैं ये प्रबंधन के स्तर हैं। तो जो प्रबंधन के स्तर होते हैं ये आमतौर पे 3 तरह के होते हैं। ये सबको पता है कि एक तो हायर लेवल होगा, या एक मीडियम होगा, या एक लोअर लेवल होगा। इतना तो सबको पता है। तो साहब जो हायर लेवल वाले हैं वो क्या करते हैं? तो वो करते हैं नीति गुणवत्ता नियंत्रण का आकलन एवं संसाधनों को जुटाने और उसका विकास। ये क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है कि नीति, सबसे पहले तो वो योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं पूरी। फिर उसकी जो क्वालिटी है कि हमारी जो प्लानिंग है ये कितनी सही हो सकती है, उस क्वालिटी के ऊपर ये कंट्रोलिंग करते हैं। मतलब बेस्ट क्वालिटी आनी चाहिए। और हमारे पास में जितने भी संसाधन हैं, जिन जिन से हमने प्लानिंग करी है और जिसके तहत काम होगा, ये उनको जुटाने का और उनको डेवलप करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। फिर मध्यम स्तर वाले को देख लेते हैं। मध्यम स्तर वाला क्या करता है साहब कि कार्यों का जो भी ऊपर वाले ये जो लोग हैं हायर लेवल वाले, ये जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं, उनको ये लोग, ये मध्यम स्तर वाले जो लोग हैं ये अप्लाई करवाते हैं साहब। ये क्या करते हैं कि अप्लाई करवाते हैं कार्यों का क्रियान्वयन तथा निरीक्षण और चेतावनी। तो निरीक्षण किस चीज़ का कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, और जो भी सावधानी रखनी है, जो भी मापदंड अपनाने हैं, वो सब इनकी मतलब जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में आते हैं लोअर लेवल वाले। तो जो लोअर लेवल वाले हैं इनका कार्य क्या होता है कि जो भी रोज़ का कार्यक्रम होता है, दैनिक कार्यक्रम से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें ये लोग भाग लेते हैं निम्न स्तर के। और ये समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं कि जितना भी कोऑर्डिनेशन हो सकेगा वो ये कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि जो उच्च स्तर वाले हैं, ये उच्च स्तर वालों का निम्न स्तर वालों से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का साहब जो सबसे छोटे स्तर का कर्मचारी होगा उससे खास तौर पर कोई संबंध नहीं होगा। मतलब ये मान के चल लो कि प्रिंसिपल का वॉचमैन से, प्यून से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होगा, ना ज़्यादा वो उनको निर्देश देते होंगे। वो किसको, मैनेजर को बोलते होंगे। मैनेजर अपनी लोअर के वो जो भी लोअर कड़ी है उनसे डिस्कस करते हैं और फिर वो वहाँ जाके मतलब उनको निर्देश देते हैं कि साहब आपको यहाँ पे वॉचमैन रहना है, यहाँ पे वो पियून का काम करना है, ऐसा। अब मैनेजर कौन हुआ? मैनेजर हुआ मध्यम स्तर का, जो ऊपर वाली कड़ी और नीचे वाली कड़ी दोनों से मैनेजर, मध्यम स्तर के मैनेजर मतलब मध्यम स्तर पे आते हैं मैनेजर। तो ये क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाली कड़ी है और ये जो नीचे वाली कड़ी है, इन दोनों के बीच का कार्य ये लोग करते हैं मध्यम स्तर वाले। ये है ना, ये जो ऊपर वाले हैं उच्च स्तर के, इनसे भी जुड़े होते हैं, और जो निम्न स्तर के हैं इनसे भी जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम सीधे तौर पे देखें तो सीधे तौर पे ये जो देख लेते हैं, सीधे तौर पे ये वाले और ये वाले आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो टोटल मिला के प्रबंध के जो भी स्तर हैं, मतलब जो भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, ये 3 टाइप के ही होते हैं, हायर, मीडियम, लोअर।
लोअर वाले का हायर वाले से कोई संबंध नहीं, हायर वाले का लोअर वाले से कोई संबंध नहीं, मीडियम वाले का अपर वाले से और लोअर वाले से दोनों से कांटेक्ट होता है। अपर वाले की जिम्मेदारी होती है योजना बनाना, कैसे उसकी पूर्ति होगी इस चीज़ को देखना। मीडियम वाले का कार्य होता है कि उस काम को करवाना, करवाने के बाद में उसमें जो भी कैसे होगा उसका निरीक्षण करना और उसको रिजल्ट ला के देना। फिर जो सबसे लोअर वाले होते हैं उनका काम होता है कार्य को करना और कोऑर्डिनेशन वगैरह सभी चीज़ों का कंट्रीब्यूट करके ग्राउंड लेवल तैयार करना। ये होते हैं 3 लेवल। इसमें क्या होता है साहब, इसके निष्कर्ष रहते हैं। इसका क्या निष्कर्ष है कि एक तो सभी स्तर, जितने भी स्तर आपने देखे, पहला दूसरा तीसरा जो स्तर है, वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि जो भी कार्य करता है उनकी जो भी जिम्मेदारी है, मासिक वेतन है और उनके पद जो भी चीज़ हैं ये उस पर निर्भर करता है। और तंत्र की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? तंत्र की सफलता निर्भर करती है कि तीनों तंत्र एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी वह तंत्र सफल है। ऐसा नहीं कि ऊपर वालों ने योजना बना दी, बीच वाले ने काम ही नहीं करा तो नीचे वालों तक सोचना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ऊपर वालों ने योजना बनाई, बीच वाले जो तंत्र था मीडियम लेवल उसने भी अपना काम किया लेकिन नीचे वालों ने काम नहीं किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। इस हिसाब से तीनों जो भी स्तर हैं इन तीनों स्तरों को कार्य करना पड़ेगा एक साथ मिलकर। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको न्यूज़पेपर, पीडीएफ और वीडियो के नोटिफिकेशन, नॉवेल्स, इनसे संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रबंध तंत्र का उपागम। अब ये हिंदी क्या आउट ऑफ स्टेट जा रही है कि प्रबंध तंत्र का उपागम क्या चीज़ होती है, तो हिंदी भी सरल नहीं होती है यार, लेकिन ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो इसका ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट और हिंदी में बोलेंगे प्रबंध तंत्र का उपागम। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ये वाला आधुनिक वाला ये कंप्यूटर तथा संचार टेक्नोलॉजी से संबंधित है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने क्या करा है कि मैनेजमेंट को हायर लेवल पे पहुंचा दिया है। चीज़ों को एक साथ रखना, कंपेयर करना, कंपेयर करके उसका रिजल्ट निकालना, ये बहुत ही आसान हो गया कंप्यूटर की हेल्प से। इसलिए सिस्टम अप्रोच को हर जगह अपनाया जाता है और इसीलिए इसका तेज़ी से विकास हो रहा है। आज हर कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्यूटर की उपयोगिता आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर आता है तंत्र विधि। तंत्र विधि मतलब सिस्टम, जो भी सिस्टम मेथड है, तो इसका अगर पूरा लाभ आपको लेना है तो क्या होता है कि इसका पूरा लाभ लेने के लिए पहले तो एक पूरे सिस्टम होता है, जैसे कि ये सिस्टम है, फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फिर तीसरे भाग में डिवाइड कर दिया, फिर चौथे भाग में डिवाइड कर दिया। ऐसे करके जो बहुत सारे उपतंत्र बनाते हैं, फिर वो छोटे छोटे उपतंत्र मतलब एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम करता है और अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो भी योगदान है वो देते हैं। किसको देते हैं? अपने हायर वाले को। और ऐसे ये पूरा तंत्र काम करता है। तो तंत्र विधि का पूरा लाभ लेने के लिए जितने भी तत्व हैं उनके जो जोड़ होते हैं उनको हम बोलते हैं उपतंत्र। ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे होता है उत्पादन में वृद्धि। कि साहब हमने इतना सारा उत्पादन करा है तो उसमें वृद्धि होती है। हर साल हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी में जो भी प्रोडक्शन होता है वो लगातार बढ़ता जाता है, बिल्कुल ऐसे कर्व की तरह। तो ये जो उत्पादन में वृद्धि होती है ना, ये वृद्धि होती है तंत्र के उपागम से, मतलब सिस्टम के मैनेजमेंट से पूरी की पूरी। फिर आता है कि प्रबंध को, जो भी मैनेजमेंट को निर्मित करते हैं वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें? तो इसमें सब्जेक्ट होते हैं समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति,
राजनीति विज्ञान, औद्योगिक अभियांत्रिकी, निर्णय शास्त्र, ये सभी सब्जेक्ट मिलके एक मैनेजमेंट को बनाते हैं। और यही मैनेजमेंट हमारा यूज़ होता है किसमें, सिस्टम अप्रोच में। हम वहाँ पे भी बैठ के इसी चीज़ का विश्लेषण करते रहते हैं। विश्लेषण मतलब एक तरह से एनालिसिस करते हैं डाटा का, और इन्हीं सब में से वो डाटा आता है। ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, इन्हीं सब में से वो डाटा आता है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सभी विषय के लिए भी उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र से डाटा आया मैनेजमेंट के लिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि समाजशास्त्र को मैनेज करने के लिए भी तो एक मैनेजमेंट चाहिए। इसी हिसाब से सभी सब्जेक्टों का अपना अपना एक मैनेजमेंट होता है। फिर इसमें आती है संगठन की संरचना। तो संगठन की संरचना किस प्रकार होगी, ये भी सिस्टम अप्रोच पर डिपेंड करता है कि हमारा संगठन मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा, कहाँ तक पहुँच होगी, कैसी क्या संरचना होगी, कितने आंतरिक संगठन कार्य करेंगे, कितने संगठन जुड़े हुए हैं, सभी कार्यों की जानकारी हम सिस्टम अप्रोच के द्वारा अपनाते हैं। फिर इसमें कार्य करने की क्षमता में वृद्धि भी होती है, कुशलता नियंत्रण भी होता है। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कैसे कि जल्दी काम हो जाता है। फिर कुशलता मतलब एक्यूरेसी आती है। फिर निर्णय क्षमता व उत्पादन गुणवत्ता क्षमता समृद्धि, मतलब सीधा सीधा काम है कि जब ऊपर के ये सारे कार्य ठीक से होंगे, कौन कार्य कुशलता भी होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि भी होगी, तो उत्पादन में क्वालिटी भी आएगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ क्या सिस्टम अप्रोच के आने से संभव हो पाई है। फिर इसमें एक बड़ा तंत्र रहता है, वही मैंने आपको बताया था हायरार्की बनता है कि एक बड़ा तंत्र रहता है, वो छोटे छोटे बहुत सारे तंत्रों में ऐसे विभाजित होता जाता है और हर एक तंत्र अपना अपना काम करता जाता है। फिर इसके बाद में जितने भी लोग हैं उनके अनुभव, उनके भी हम अध्ययन करते हैं और उनसे भी सफलता मिलती है हमको, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है जो थ्योरेटिकल पार्ट में हम नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं ना कि असली अनुभव तो काम करने से ही आता है। तो ये सेम वही वाला काम है कि आप काम करेंगे, अनुभव आएगा। तो थ्योरी वहाँ पे इतना काम नहीं कर पाती जितना अनुभव कार्य करता है। तो ये भी एक सिस्टम अप्रोच के कारण पॉसिबल हो पाया है। अब इसमें उसका क्या योगदान है, इसमें उसका ये योगदान है कि हमारा जो भी अनुभव रहता है उसके तर्ज पे एक एआई टेक्निक बनी है। एआई टेक्निक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो वहाँ पे हम डाटा की मदद से विश्लेषण कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कंप्यूटर खुद अपने हिसाब से सोच के आपको जवाब दे सकता है कि ये सही होगा, ये गलत होगा। और वो किस हिसाब से सोचेगा, जितने भी पुराने निर्णय हैं उनको एनालिसिस करके आपको एक फाइनल डिसीजन दे देगा। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा लेक्चर, लेकिन इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत। वो बहुत बड़ा लेक्चर है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे ताकि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए और ऐसा कोई सा भी पोर्शन ना छूटे जो हम मतलब हमारा वीक पोर्शन हो। ऐसा तो कोई सा पोर्शन ही नहीं छोड़ना है हमको। एग्ज़ाम में 100% तैयारी करके बैठना है ताकि पहली बार में ही एग्ज़ाम निकले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो एग्ज़ाम हो रही है। अब उसमें भी हम 2-3 बार का टाइम ले लेंगे तो बस हो गया। इसलिए एक बार देना है, अच्छे से देना है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों। अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा। तो टेलर, तो इनने क्या करा था साहब, इनने प्रबंध से जुड़ी डेफिनेशन दी थी, न कि कोई अवधारणा दी थी। इन्होंने अपनी कोई भी अवधारणा न देकर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दी थी। तो ये आंसर आपका नहीं है। फिर आता है कुंट्ज़। तो कुंट्ज़ ने क्या करा था कि एक साइंटिफिक जो प्रबंध है, ये कुंट्ज़, इनका जो साइंटिफिक प्रबंध है तो इन्होंने उसकी अवधारणा दी थी। और जो थियो हेमन है, याद रखना दोस्तों, अलग अलग कलर से कर लेते हैं अपन इनको। और जो थियो हेमन है, तो इन थियो हेमन ने क्या किया था कि इन्होंने कार्यात्मक और वैज्ञानिक अवधारणा, कार्यात्मक अवधारणा और सार्वभौमिक अवधारणा को बताया है, लेकिन देन इनकी नहीं थी। मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने ये स्टार्टिंग में नहीं लेके आए थे।
सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लेके आए थे वो लेके आए थे हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल ने ये, आज पेन भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर बी वाला। तो हेनरी फेयोल जो थे, इन्होंने सार्वभौमिक की अवधारणा दी थी। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ एमसीक्यू हैं जो सिंपल सिंपल हैं, ऐसे ही परीक्षा में आते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़े नहीं हो तो वो काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो दोस्तों साथ रहिए, बने रहिए। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सार्वभौमिक की सार्वभौमिक नहीं, प्रबंधन के सिद्धांत पूरे। ठीक है, ब्रीफ में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।